चले स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड नंबर 3 और पहली फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेडिंग दे रहे सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी और ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इसको शॉर्टकट डिनोट करते हैं E से। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये दोनों जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। कल जो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी को जो डिफाइन किया था, वहां पे हमने लिखा था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे इलेक्ट्रॉन को हटाना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। लाइक अगर हम हेलोजन की बात करें ना, तो हेलोजन जो है अब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहां पे अगर आप इस डिफिनीशन को जरा चेक कर दे, द एनर्जी रिलीज, तो कल जो हमने पहला एमसीक्यूज लिखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सा प्रोसेस हुआ? या मैंने लिखा द एनर्जी रिलीज। तो पहला एमसीक्यूज याद रखें, यस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू आने वाली है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो इसका जो डेल्टा एच की वैल्यू आने वाली है और डेल्टा एच के साथ मैं यहाँ पे स्मॉल क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लिखूंगा। ई आई मीन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ ये रिप्रेजेंट करवाएगा कि हाँ यार ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेगेटिव साइन का ये मतलब नहीं है कि यार इसकी जो है वो वैल्यू कम है। नेगेटिव साइन का ये मतलब होगा कि यार ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है किस प्रोसेस के बारे में? जस्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बता रहा है। नेगेटिव वैल्यू मीन दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, कल हमने फिर डिस्कशन की थी ना कि यार पहला आयोनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरा भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तीसरा भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, चौथा भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन यार यहाँ पे जो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ये बात सिर्फ जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए होगा। पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो वो खुद करता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर हम सेकेंड की बात करते हैं ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एमसीक्यू जरा नोट कर दे। अगर आपको लिखा हो द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर कोई एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, या लेट सपोज थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सो ऑन, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब वो खुद ब खुद नहीं होंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ये एटम खुद नहीं गेन कर सकता, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। बट हाँ यार पहला इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर सकता है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए अगर आप डेल्टा एच की वैल्यू लिखोगे, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर डेल्टा एच वैल्यू, तो वो यार आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू आपको शो करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद गेन नहीं हो रहा, आपने बाय फोर्स ऐड किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि यार ठीक है दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद गेन क्यों नहीं हो रहा,
तो आप अभी यहाँ पे खुद देखोगे कि यार लेट सपोज अगर मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ ना, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा है कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन गेन कर दे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, -1 चार्ज आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ऑक्सीजन में, और ये पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो प्रोसेस है वो खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। बट अगर मैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो यार मुझे अब जरा खुद बता दे कि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में अब रिपल्जन होगी। तो जब रिपल्जन होगी तो ये नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आने देगा? नहीं, यस, आने नहीं देगा। तो ऑक्सीजन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद नहीं आ रहा, हमने बाय फोर्स इसमें ऐड किया है। सो ये बात याद रखिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस while the second electron affinity is endothermic process। ये दोनों बातें क्लियर है? ओके तो यहां पे यार जो हम डिफिनीशन लिखते हैं ना, जो मैंने डिफिनीशन लिखा है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपसे जब भी एमसीक्यूज का पूछेंगे ना तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछेगा, क्योंकि जो डिफिनीशन हम लिखते हैं ये ओनली फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए लिखते हैं। क्योंकि यार अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनीशन लिखूंगा तो फिर मैं एनर्जी रिलीज का वर्ड यूज नहीं करूंगा, फिर मैं क्या कहूंगा, द एनर्जी एब्जॉर्ब का वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि वो तो फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो यहां पे ये बात याद रखिए, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा अब क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे लेट्स सपोज पीरियड नंबर 3 से अगर कोई एमसीक्यूज गिवन हो, लाइक मैं अगर आपसे ये कहूँ एमसीक्यूज में बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू का मतलब ये होगा ना कि नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी। जस्ट नेगेटिव साइन ये तो आपको जस्ट एक्सोथर्मिक बताता है ना, नेगेटिव से आपने ये मतलब नहीं लेना कि यार ये वैल्यू कितनी कम है। नेगेटिव मीन दिस इज ओनली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब उस वैल्यू को आपने देखना है कि वो वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये मोस्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए एमसीक्यूज मैंने दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। ऑप्शन ए में आपको सोडियम दिया, ऑप्शन बी में मैग्नीशियम दिया, ऑप्शन सी में जो है वो एल्यूमिनियम दिया, ऑप्शन डी में जो है वो आर्गन दे दिया। अब ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ठीक है यार अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पीरियड 3 में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करेगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं कर सकता, जल्दी गेन नहीं कर सकता। तो अब क्वेश्चन क्या, अच्छा सोडियम। शॉर्टकट तरीका ये है ना, और इसके बाद हम एक्सेप्शनल भी डिस्कस करेंगे, ये जल्दी नोट कर दे। इसको आप ऐसे याद रखोगे, एक सेंटेंस में बता रहा हूं, एक सेंटेंस किसके थ्रू आप याद रखें। यहां पे ये शॉर्टकट ट्रिक्स अपने पास याद रखें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू अगर आपसे पीरियड नंबर 3 का पूछे, सो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये नोट कर दे एक सेंटेंस जल्दी। शॉर्टकट ये है कि मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। ये शॉर्टकट, ये सेंटेंस नोट कर दे। अच्छा अब मैंने क्या कहा, मैंने, तो मैग्नीशियम,
और साइन इस तरह होना चाहिए, देखिए इस तरह, मैंने और क्या लिखूं, आर्गान, मैंने और अल्का क्या लिखूं, एल्यूमिनियम, अल्का ने सोडियम, अल्का ने प्यारी फास्फोरस, प्यारी सी सिलिकॉन, शादी एस सल्फर कर ली। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पीरियड 3 में किसकी है, वो क्लोरीन की है। तो यार इसी ऑर्डर से आप जरा देखें ना, एक मुझे सोडियम गिवन है, सोडियम है, एक एल्यूमिनियम है, एक आर्गान है, एक मैग्नीशियम है, तो सबसे ज्यादा किसकी है, सोडियम। तो इस ऑर्डर से आप याद करोगे, जो भी एमसीक्यूज आपको गिवन है पीरियड नंबर 3 से वो याद रखोगे। और मैंने क्या कहा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी। अच्छा, अब आ जाए एक्सेप्शनल केसेस की तरफ, एक्सेप्शनल केसेस की तरफ आ जाए। और एक्सेप्शनल केसेस है ना, अच्छा अब एक्सेप्शनल से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस के जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। तो पहला एमसीक्यूज मैंने आपको यही बताया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो और एंडो, एक्सो और उसका डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव यस। अगर आपको लिखा हो ना एमसीक्यूज में कि आइडेंटिफाई द एटम in which first electron affinity is endothermic process, तो यार ये एक नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा ना। आप जरा ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखें और ये एमसीक्यू जरा देखें। मैंने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एक्सो है, और बाद में लिखा कि वो एटम बता दे जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एंडोथर्मिक है, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रॉन खुद गेन नहीं करता। ये बात याद रखें। यहां पे जो पीरियड नंबर 2 में जो पहले दो एटम्स हैं ना, पीरियड नंबर 3 में मैग्नीशियम और आर्गान, इसकी हमेशा डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। और बाकियों की हमेशा जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। यहां यार ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये इसलिए गेन नहीं कर रहे ना। आप अगर खुद जरा सोचे, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है ना, और ग्रुप नंबर 2 का डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है इसका, और आर्गान किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, आर्गान बिलोंग टू ग्रुप नंबर 8, और ग्रुप नंबर 8 का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यार इन दोनों को कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो इसको क्या पड़ी है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। तो मैग्नीशियम और आर्गान अगर आपको एमसीक्यूज में यहां पे लिखो हो, पीरियड नंबर 3 में लिखे हो ना, तो आपने यहां पे आंसर देना है कि हाँ, अगर मैग्नीशियम है तो भी ठीक है, और अगर आर्गान है तो भी ठीक है। आर्गान और मैग्नीशियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो पॉजिटिव होती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसके अलावा जो भी है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इसके लिए देखिए एक दूसरी बात भी याद रखें कि ये तो फिलहाल हम पीरियड नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और पीरियड नंबर 3 में मैंने दो एक्सेप्शनल निकाल लिए।
अगर कोई भी आपसे ऐसा एमसीक्यूज पूछे तो जिस तरह यार मैग्नीशियम का डुप्लेट कंप्लीट है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ऐसे एमसीक्यूज में मैं ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट डाल सकता हूं। ऐसा होगा यार, क्योंकि ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स में उसके डुप्लेट कंप्लीट है, तो इस एमसीक्यूज में बेरिलियम भी ठीक होगा, मैग्नीशियम भी ठीक होगा, कैल्शियम भी ठीक, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सारे ठीक होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस इसके होंगे। और ऐसे एमसीक्यूज में क्या मैं ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट इंक्लूड कर सकता हूं? तो यहाँ पे अगर हीलियम है तो भी ठीक है, अगर आर्गान नियान है तो भी ठीक है, अगर आर्गान है तो भी ठीक है, अगर जीनान है तो भी ठीक है, रेडान है तो भी ठीक है। तो ये बात याद रखें कि ओनली ग्रुप नंबर 2 का और ओनली ग्रुप नंबर 8 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, वो जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। और एक और एक्सेप्शनल है, लेकिन वो जब हम ग्रुप नंबर 7 पढ़ेंगे वहां पे मैं बता दूंगा, अभी मैं नहीं बता सकता। एक और एक्सेप्शनल, बट वो ग्रुप नंबर 7 में है। फिलहाल पीरियड नंबर 3 में ये याद रखें, और ग्रुप 6 में भी है, 6 में भी है और 7 में भी है। तो वो फिर हम ग्रुप वाइज खैर डिस्कस कर देंगे। वैसे भी हमारे कोर्स में ग्रुप 7 है, ये जल्दी नोट कर दे। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग दे दे, एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई ऑफ पीरियड नंबर 3। एटॉमिक रेडियाई, अच्छा कल हमने एक डिस्कशन किया था ना कि यार आपके पास जो पहले 3 एलिमेंट्स है इसका नेचर जो है वो मेटल है, जो आपके पास सिलिकॉन से क्लोरीन तक जो है ये आपके पास नॉन मेटल है, और आर्गन जो है वो इसमें नोबल गैस है, ठीक है। और यह बात भी आपको पता है कि जब 2 मेटल आप इसमें कंबाइन होते हैं ना, लाइक सोडियम 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 सोडियम, तो उसके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड। और अगर 2 नॉन मेटल आप इसमें कंबाइन होते हैं, लाइक क्लोरीन क्लोरीन, लाइक सल्फर सल्फर, लाइक फास्फोरस फास्फोरस, तो उसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर वंडरवॉल आर्गन आर्गन है तो यार आर्गन तो बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसमें वो वीक फोर्सेस होती है, लाइक वंडरवॉल फोर्सेस होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। तो एटॉमिक रेडियाई को यार हम इस तरह डिफाइन करते हैं, a half of a distance, a half of a distance between two same bonded nuclei, between two same bonded nuclei। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, between two same bonded nuclei, मतलब अगर मैंने सोडियम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है तो सोडियम सोडियम के दरमियान बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर मैंने क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है तो क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? 2 सेम बॉन्डेड न्यूक्लियाई, तो यहां पे यार यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है बॉन्डेड न्यूक्लियाई, मतलब 2 एटम के दरमियान बॉन्ड का बनना जरूरी है, और उसके दरमियान जो न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है ना उसका हाफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एटम का रेडियस हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब साइंटिस्ट के पास टोटल 3 तरीके थे। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, तो एटॉमिक रेडियाई के 3 तरीके हैं। एक को हम नाम देते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई का मतलब यह होगा
हाफ ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू सेम बॉन्डेड का मतलब यहां पे बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? मेटेलिक बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे जो हमने क्लासिफिकेशन की है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड किया है कि एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो मेटेलिक रेडियाई मीन के दो एटम के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला, ये जो बॉन्ड होगा, दिस वन इज मेटेलिक बॉन्ड, ये मेटेलिक बॉन्ड होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा है, इसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट रेडियाई। तो नॉन मेटल आप इसमें कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो मीन जो दो एटम आप इसमें उसका बॉन्ड बनाना है, तो उस बॉन्ड का जो बॉन्ड नेचर होगा, दोनों एटम के दरमियान जो बॉन्ड नेचर होगा, वो मस्ट बी कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप आर्गान के दरमियान बॉन्ड बनाओगे ना, तो ये वाला एक्चुअली वंडरवाल फोर्सेस होनी चाहिए, वंडरवाल फोर्सेस। तो बॉन्ड के बेस पे हम एटॉमिक रेडियाई के 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं, और थर्ड वाले को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि अगर दो एटम के दरमियान जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना, तो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब करीब आएंगे तो रेडियस कम होगा। तो इसमें एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एटॉमिक रेडियाई का। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई उतनी कम होगी। तो चले बता दे मुझे, मेटेलिक, कोवेलेंट और वंडरवाल में कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है? स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए ना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसिडर किया जाएगा वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद फिर मेटेलिक बॉन्ड होगा, और सबसे जो वीक फोर्स हम कंसिडर करते हैं वो एक्चुअली वंडरवाल फोर्सेस होती है, वंडरवाल फोर्सेस। तो अब अगर मैं आपसे एटॉमिक रेडियाई का आंसर पूछूं, तो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस, एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा कि वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होती है, फिर कोवेलेंट रेडियाई, और फिर मेटेलिक रेडियाई, और सबसे जो स्मॉल रेडियाई होती है वो कोवेलेंट रेडियाई होती है। कोवेलेंट रेडियाई में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग है, तो ये दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे। तो इधर से आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा हो ना कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, और ऑप्शन नंबर 1 में आपको लिखा हो लाइक एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में आपको लेट सपोज लिखा हो फास्फोरस, ऑप्शन सी में लिखा हो लेट सपोज आर्गान, तो आप ये पहले इसको देखोगे कि यार आर्गान को तो हम मेजर करते हैं वंडरवाल रेडियाई से, फास्फोरस तो नॉन मेटल है और फास्फोरस को हम मेजर करते हैं कोवेलेंट रेडियाई से, और एल्यूमिनियम तो मेटल है तो इसको हम मेजर करते हैं मेटेलिक रेडियाई से। तो सबसे छोटी रेडियाई किसकी होती है? सबसे छोटी रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा वो फास्फोरस का होगा। तो मुझे यहाँ पे एक बात बता रहे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है ना,
क्योंकि ये मेटल है और वो क्या है, वो नॉन मेटल है। ये मिटा दूं? जी सर। ये माइक ऑफ कर दें। अच्छा, अब अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा हो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड नंबर थर्ड, कोई भी पीरियड हो बट कोर्स में पीरियड नंबर थर्ड है तो सब में ऐसा ही होगा। अक्रॉस द पीरियड नंबर थर्ड में अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड होता है? ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस। चले बताए, शाबाश, डिक्रीजेस। ओके चले, सोडियम मेटेलिक है तो ये तो यार सबसे बड़ा होगा। ओके, मैग्नीशियम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यस, एल्यूमिनियम और भी छोटा होगा। अब ये नॉन मेटल है, ये और भी छोटा होगा, ये और भी छोटा हो जाएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा। आर्गान सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि आर्गान का वंडरवॉल रेडियाई है। तो वंडरवॉल मैंने कहा कि यार ये तो सबसे बड़ी होती है। तो यार इधर से फ्रॉम सोडियम से लेके क्लोरीन तक डिक्रीज हो रही है। सही है? और क्लोरीन से ऑनवर्ड दोबारा इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। अभी समझ आ गई? यस सर। पहला कम हो रहा है और उसके बाद दोबारा बढ़ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला है, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। और अगर आपसे नेक्स्ट एमसीक्यूज में ये पूछे कि वाई द एटॉमिक रेडियाई ऑफ इनर्ट या ग्रुप 8 इज हाईएस्ट, तो आपका आंसर क्या होगा कि ग्रुप 8 का हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि वो उसमें कौन सी फोर्सेस होती है? यस, ड्यू टू द वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो यार नॉर्मल ट्रेंड्स अगर हम बात कर दें, ये मिटा दूं? अगर हम नॉर्मल ट्रेंड्स की बात करें ना, तो नॉर्मल ट्रेंड्स में आपको अब पता चला, नॉर्मल ट्रेंड्स में अगर आपको पता चला कि नॉर्मल ट्रेंड हमारे पास ऐसा है कि पीरियड वाइज में अगर हम जा रहे हैं तो पीरियड वाइज में डिक्रीज हो रहा है और लास्ट में फिर इंक्रीज होता है। चले आप इंक्रीज ना भी लेके, बस अब आपको पता चला कि आर्गान का फिर बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो वंडरवॉल फोर्सेस है। और नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? यस, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज क्यों होगा यार? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ रहा है।
तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज इसलिए हो रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स की तादाद बढ़ रही है, तो साइज बढ़ रहा है। अच्छा, हम आ रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस की तरफ कि जो कि ये नॉर्मल ट्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहे, जो कि ये नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो एक्सेप्शनल केस होगा। तो पहला, ग्रुप फर्स्ट में आपको कोई मेटल्स कोई भी गिवन हो तो यार ठीक है, ग्रुप फर्स्ट वाला डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ग्रुप सेकंड में कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ग्रुप 4 में कोई एक्सेप्शनल नहीं है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। ग्रुप 6 में, 7 में, 8 में कोई एक्सेप्शनल नहीं है, बट द वन एक्सेप्शनल इज ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 से एमसीक्यूज आ जाए तो आपने थोड़ा रोक देना है, इस तरह डायरेक्ट नहीं कहना कि आप बस बढ़ रही है। कल भी हमने एक ग्रुप नंबर 3 से एक्सेप्शनल डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी का। एटॉमिक रेडियस में भी एक्सेप्शनल केस मौजूद है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलियम। नॉर्मल ट्रेंड क्या है? नॉर्मल ट्रेंड है कि यार बोरान का सबसे छोटा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का और फिर टेलियम का। ना, मैंने क्या कहा, डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, बट ये वाला ऑर्डर आपने एमसीक्यूज में नहीं लिखना, ऐसा नहीं होगा। एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है इसमें, वन एक्सेप्शनल, और वन एक्सेप्शनल ये है करेक्ट ऑर्डर बोरान का सबसे कम, एल्यूमिनियम नहीं लिखना, क्या लिखना है? गैलियम, और फिर एल्यूमिनियम लिखना है, और बाकी उसी तरह है। और ये इस तरह क्यों है? सो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 3D, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D। कल आयोनाइजेशन एनर्जी में यहां पर भी एक्सेप्शनल था, बट एटॉमिक रेडियस में जस्ट ये एक याद रखें, द गैलियम एटॉमिक साइज इज लेस देन एल्यूमिनियम। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है, तो ये एक एक्सेप्शनल याद रखें अपने पास। अच्छा, एक है हमारे पास आयनिक रेडियाई, मतलब ये हम किसी आयंस का निकाल लेते हैं, आयंस का। आयनिक रेडियाई, अगर किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो ना, तो उसका निकाल लेते हैं। तो आयनिक रेडियाई में यह बात याद रखें ना कि अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, ये जो अभी हमने इससे पहले डिस्कशन किया था, वो नॉर्मल ट्रेंड से, पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल ट्रेंड से ज्यादातर एमसीक्यूज उसी से आते हैं। अब यहां पे अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कर दे, उसके बाद वाली सिचुएशन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो तो साइज का ऑर्डर याद रखे, साइज का ऑर्डर होगा ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज, साइज उतना कम रहेगा। चले इधर से मैं आपको एक एमसीक्यूज करवा देता हूं। एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम, एक है एल्यूमिनियम, एक है ऑक्सीजन, एक है फ्लोरीन। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है। डाउन द ग्रुप कम हो रहा है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, बट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। और चले ये आप सेम ग्रुप से कंसिडर कर दे, इसका सल्फर ले, इसका क्लोरीन ले, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसका 17 है। बट यार सोडियम कन्वर्टेड इनटू सोडियम +1, ठीक है, सोडियम +1, इसका 8 है और इसका 9 है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना हमेशा, तो दिस इज +2,
एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करते हैं, तो एल्यूमिनियम +3। और ऑक्सीजन कितने गेन करते हैं? 2, तो ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन 1 गेन करता है, तो फ्लोरीन -1। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं ना, इस वाले को, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। बराबर इसलिए है ना यार, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम से 2 चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम से 3 चले गए, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन ने 2 गेन कर दिए, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन ने 1 गेन कर दिया, कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको कहीं पे आयंस गिवन हो तो उसके लिए बस जस्ट ये एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन किस में है? यार ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, प्रोटॉन तो उतने ही बचे हैं ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किस में है? तो यस, एल्यूमिनियम +3 का साइज सबसे छोटा रहेगा। फिर सोडियम, फिर यार ऑक्सीजन क्यों? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है। अभी समझ आई? तो दिस इज द ट्रेंड्स ऑफ आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई में आपने ये चीज देखनी है बस जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसका साइज जो है वो सबसे छोटा रहेगा। अच्छा, यहां पर एक एक्सेप्शनल याद रखिए, 1 एक्सेप्शनल है। एक एक्सेप्शनल इस तरह है ना कि हाइड्रोजन -1 और फ्लोरीन -1। हाइड्रोजन -1 और फ्लोरीन -1। तो यार हाइड्रोजन में 1 शेल्स है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, और -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया। और फ्लोरीन में 2 शेल्स है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन उसके अपने थे, और माइनस साइन मीन 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। किस में शेल्स की तादाद ज्यादा है? किसका साइज बड़ा होगा? फ्लोरीन। बट ऐसा नहीं है, फ्लोरीन नेगेटिव का साइज वो हाइड्रोजन नेगेटिव से कम है, ये याद रखें। वो इसलिए ना क्योंकि यार अगर हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है ना तो हाइड्रोजन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को काबू कर सके, तो यहाँ पे रिपल्जन ज़्यादा होगी। तो जब रिपल्जन ज़्यादा होगी तो साइज इसका बढ़ जाएगा। लेकिन जब फ्लोरीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इतना रिपल्जन नहीं कर सकता जितना हाइड्रोजन से कर रहा है। अभी समझ आई? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो फ्लोरीन उसको टाइटली काबू कर देता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हाइड्रोजन में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उसको काबू करे, तो वो इलेक्ट्रॉन उससे रिपल्जन कर रहा है। तो जब रिपल्जन कर रहा है तो इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा इस तरह। तो इसका रीजन क्या है यहां पे लिख ले कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दिस इज द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी।